सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को, वो मंच पर आए और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को सम्मानित करें, उनका स्वागत करें, क्योंकि हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगी मोहित जी को, प्लीज स्टेज पर आएं और जोरदार तालियों के बीच इंदर सिंह परमार जी पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और आगे बढ़ाना, बेहतर करना, शिक्षा कैसे लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाया और उसको कैसे बेहतर किया जाए, उस पर खास फोकस किया जा रहा है, बेहतरी की ओर बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है शिक्षा को लेकर, तो आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हमारे बीच स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी। सर मैं चाहूंगी कि, शुक्रिया मोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंदर सर मैं चाहूंगी आप बने रहिए और मैं अब अपनी सहयोगी कीर्ति दीक्षित को मंच पर बुलाना चाहूंगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे और लगातार शिक्षा को बेहतर करने की ओर प्रयासरत है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार। उस दिशा में हर कोई काम किया जा रहा है, बच्चों को सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा दी जा रही है और आज के वक्त में पेरेंट्स, अभिभावक खुश होते हैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हुए, तो उस सभी का क्रेडिट जाता है तो शिवराज सरकार में किस तरह से काम किया जा रहा है मंत्रियों को। तो इंदर सर हमारे साथ मौजूद है। कीर्ति, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। कोमल, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कृपया आप भी हमें ज्वाइन करें ताकि हम इस सिलसिले की शुरुआत कर सकें और जाने कि कैसे मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और किस तरह से आगे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत स्वागत है इंदर सिंह परमार जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, इन सबका जो बेस होता है वो नर्सरी से तैयार होता है, तो कैसे जो प्राथमिक स्कूल हैं उन्हें बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है? सर, जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम चर्चा स्कूली शिक्षा की करते थे तो सबसे निचले स्तर पर देश में हम पायदान पर जाते थे। जब मुझे अवसर मिला तो तय किया कि प्राथमिक शिक्षा में ही ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए और उसी पर हमने काम प्रारंभ किया। परिणाम कुछ आए हैं, कुछ और आने वाले हैं। हमने जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के राज्यों से अपेक्षा करती है, मध्य प्रदेश में भी हमने उस पर काम प्रारंभ किया है। हमने मध्य प्रदेश में अरुण, उदय और प्रभात, इन 3 साल की जो बाल वाटिका होगी उनको नामकरण किया है और इसकी महत्वपूर्ण ये होगा इसमें कि बच्चों पर किताबों का बोझ, वस्तुओं का बोझ नहीं रहेगा। प्रकृति और संस्कृति, इन 2 आधार स्तंभों पर शिक्षा देने का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं और खेल खेल में बच्चे सीखने का प्रयास करें, इसलिए रटने वाला जो सिस्टम है वो बंद किया जा रहा है। आने वाले समय में जब बच्चे पहली दूसरी क्लास तक जाएंगे तब भी बस्तों का बोझ कम से कम करने की ओर आगे बढ़ने वाले हैं और एक बड़ा बस्ता घर में काम दे देना, स्कूल में जाता है बच्चा, लाद देते हैं और घर में जाकर के फिर बच्चा होमवर्क दे देते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होमवर्क के पक्ष में नहीं है और मध्य प्रदेश भी उसके लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। आपने प्रकृति और संस्कृति को लेकर बात की, क्योंकि आज के वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी छात्रों को रूबरू कराना है, तो ऐसे में ये भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है और ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, क्योंकि शिक्षा को बेहतर किया गया है और सरकारी स्कूल भी अच्छा रूप ले चुके हैं। ऐसे में ये कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण था? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो केवल सरकारी स्कूलों के लिए लागू नहीं हो रही है, वो प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू हो रही है। अपने बेटे बेटियों को विषय के एक्सपर्ट बनाना तो एक बात है, लेकिन उसको श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना चुनौती है और इसलिए दुनिया के किसी सभ्यता में, दुनिया के किसी देश में कोई मशीन ऐसी नहीं बनी है कि जिसमें उसको श्रेष्ठ नागरिक निर्माण कर दें, ना उनके यहाँ व्यवहार ऐसा। मेरी मान्यता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उस ओर कह रही है कि हमको विद्यालयों को मंदिर के रूप में, शिक्षा के मंदिर के रूप में स्थापित करना होगा, तो बेटियों के प्रति, बेटों के मन में श्रद्धा और विश्वास कैसे पैदा हो, तब जाकर के हम
अच्छे श्रेष्ठ नागरिक, चरित्रवान विद्यार्थी खड़े कर पाएंगे, बना पाएंगे, और देश के और समाज के प्रति उनके मन में प्राथमिक शिक्षा से ही भाव विकसित करना, उस प्रकार की संस्कार युक्त शिक्षा पद्धति का डेवलप करने की जरूरत थी। मध्य प्रदेश में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उस पर काम प्रारंभ कर दिया है, और मैं समझता हूं कि कुछ सख्ती के साथ में, कुछ उदारता के साथ में हम उस पर कदम बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हमारे शिक्षक, इसलिए शिक्षकों के लिए हमने पहली बार देश भर में पहला राज्य हम बनने जा रहे हैं जिसने हमने शिक्षक प्रशिक्षण नीति जारी की है, और उसके लिए हमने 50 घंटे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण होना चाहिए साल भर में, उस पर हमने काम प्रारंभ कर दिया है। सर, मेरा अगला सवाल शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जब हम बात करते थे तो पेरेंट्स उतना ज्यादा भरोसा नहीं जता पाते थे जितना प्राइवेट स्कूलों पर जताते थे। सीएम राइज स्कूलों में जिस तरह से अब शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, जिस तरह से हमने 10th और 12th के रिजल्ट्स देखे हैं, और जिस तरह का परफॉर्मेंस बच्चों को रहा है, कितना ज्यादा कारगर साबित हुए सीएम राइज स्कूल्स? देखिए, सीएम राइज स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा अपना कोई अलग से नहीं है, नाम केवल हमने मध्य प्रदेश में अपना दे दिया है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। हम थोड़ा तुलनात्मक चर्चा करेंगे कि जिस देश के पास में हमसे ज्यादा जनसंख्या है, जिस देश के पास में हमसे ज्यादा 3 गुना क्षेत्रफल है, वो देश 5 लाख विद्यालय संचालित करता है, चीन। और भारत के पास लगभग 15 लाख विद्यालय हैं, और मध्य प्रदेश के पास जब इस नीति पर चर्चा हो रही थी उस समय लगभग 1,13,000 विद्यालय संचालित हो रहे थे। हमने एक शाला एक परिसर के तहत एक शाला में होकर के भी 4 विद्यालय माने जाते थे, उनको एक करके हमने 98,000 के लगभग वो संख्या सुनिश्चित की है। हमने समीक्षा की है और हमने कहा कि भाई स्टेप बाय स्टेप हमारे स्कूलों को ठीक करना चाहिए, इसलिए हर 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के बीच में एक विद्यालय आदर्श बनना चाहिए जो 2 प्रकार के काम करेगा। हम संसाधन तो देंगे ही, लेकिन हमारे उसके पास में जो स्कूल चलते हैं वहां हमारे पास साधन कम है। हम वहां के बच्चों को भी हमारे सीएम राइज के पास के विद्यालय में ले जा करके साधनों में भी हम सुविधा देने का काम करेंगे। इसलिए हमारे सीएम राइज विद्यालय हर 20-25 किलोमीटर के बीच का एक ऐसा केंद्र बनेगा जो आसपास की शालाओं को भी साधन भी देगा और नॉलेज देने का काम भी करेगा। एक साथ हम सारे स्कूलों को ठीक नहीं कर सकते हैं, ये वास्तविकता है। इसलिए पूरे संसाधन देना है तो उनको अच्छा करना, फिर उसको आगे बढ़ते बढ़ते करके सभी स्कूलों को ठीक करना, और 9,200 स्कूल ऐसे स्थापित करना पूरे मध्य प्रदेश में जो सीएम राइज के नाम से चलेंगे, ताकि हमारे बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा ग्रहण कर सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, और जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है, जिन 3 बातों का विशेष रूप से उसमें उल्लेख होता है, भारत केंद्रित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ज्ञान युक्त शिक्षा। अगर हम बात करें 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर हाल ही में नतीजे आए और ऐसे में एग्जाम्स हुए हाल ही में, और अगर हम 10वीं और 12वीं के नतीजों को लेकर बात करें तो उनको कैसे आप देखते हैं? देखिए, 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा बहुत समय बाद संपन्न हुई है। मध्य प्रदेश में काफी समय पहले बंद कर दिया था, लेकिन पूरे देश भर में आरटी के तहत 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न बंद कर दिया। हमें लगा कि इसका एक बार समीक्षा करना चाहिए। देश के और प्रदेश के कई सारे लोगों से चर्चा की है, शिक्षाविदों से चर्चा की है, शिक्षकों से चर्चा की है, और जो आशासकीय विद्यालय संचालित करते हैं उसमें भी बड़े वर्ग से हमने जिनके पास बड़ी फौज है स्कूलों की, उनसे भी विचार विमर्श किया है। उनसे बातचीत करके इस निर्णय पर पहुंचे कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा करना चाहिए। गत वर्ष हमने सरकारी स्कूलों में प्रयोग कर लिया था, समाज से उत्साहजनक वो मिला, समर्थन मिला,
और इसलिए इस साल हमने 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न पर प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों में प्रारंभ की और आज परिणाम यह आया है कि पूरे मध्य प्रदेश ने उसका स्वागत किया है और मध्य प्रदेश आज वो राज्य बन चुका है जिसके पास डेटा एनालिसिस का सबसे बड़ा तंत्र स्थापित हो रहा है। हमारे पास हर स्कूल का डाटा है, हर क्लास का डाटा है, हर बच्चे का डाटा है। हम सबको वो पूरा डाटा स्कूलवार उपलब्ध कराने वाले हैं। आपके विद्यालय में किस प्रश्न का उत्तर कितने प्रतिशत दिया, किसका कम दिया, किसका उत्तर ठीक आया, किसका गलत आया, ये भी हम बता सकेंगे कि शायद आपके विद्यालय में इस विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक को भी इसका उत्तर नहीं आता था। इतना बड़ा डाटा मध्य प्रदेश ने तैयार कर लिया है। यदि आज भी बच्चों को लगता है कि मैंने जो लिखा है उतने अंक नहीं मिले, हमने उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाने की व्यवस्था की है। वो आए, अभिभावक आए और उनका शिक्षक आए, हम खोल कर दिखा देंगे। बच्चों के साथ में पूरी पारदर्शिता के साथ उनका रिजल्ट बनना चाहिए। हमने परीक्षा को परीक्षा जैसा संपन्न कराया है, लेकिन मूल्यांकन में हम उदारता बरतने के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। 10वीं और 12वीं का बारे देखिए, मैं एक पुरानी बात फिर से दोहरा रहा हूं। जब कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत लोगों ने मांग की कि जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से पक्ष में नहीं था, लेकिन इतना दबाव, जैसा स्कूल में बच्चा आया तो ही कोरोना फैल जाएगा। हम भी झुके उस निर्णय के उनके साथ में और हमने कहा ठीक है, जनरल प्रमोशन करके आगे की कक्षा में पढ़ा दो। जो बच्चे 10वीं में बोर्ड पैटर्न से आगे नहीं बढ़े, वो बच्चे इस साल 12वीं में आए हैं और हमारा 12वीं का रिजल्ट आप देख लीजिए 72 से 55-56% पर आ गया है। ये जनरल प्रमोशन का दुष्परिणाम मान लो, कुछ भी कह लो, कह सकते हैं। 10वीं का हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है, पिछली बार से हम आगे बढ़े हैं और मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि जो 8वीं में जो बच्चे इस साल बोर्ड में बैठे थे, जब 10वीं की कक्षा में आएंगे, एक तो उनकी सहन करने की क्षमता बढ़ रही है। देखिए, जब 10वीं का रिजल्ट आया तो कई जगह से घटना होती कि बच्चे ने ऐसा कर लिया, बेटी ने ऐसा कर लिया, बेटे ने ऐसा कर लिया। बच्चा जब 5वीं में झटके खाएगा, रुकेगा, अभिभावकों ने सोचा कि मेरे बेटे को नंबर कम क्यों आए। अभी तक तो सोचने का ही नहीं था उसमें, तो 9वीं तक तो खूब अच्छे नंबर लाता था, 10वीं में गए, स्कूल वाले कह देते थे कि बोर्ड है, हम क्या करें। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 5वीं में भी अभिभावक विचार कर रहे हैं, 8वीं में भी अभिभावक विचार कर रहे हैं और 10वीं में जाकर के बच्चों का अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम आएगा, परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन हमारे बच्चे जो ये फेल, पास, कम अंक, ज्यादा अंक के गणित में निराश होते हैं, उन बच्चों को भी विपरीत परिस्थिति में भी जीने की शिक्षा मिल जाएगी और 10वीं का रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर निरंतर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला सवाल है, बीते कई दिनों से हमने देखा कि हिजाब के मामले सामने आए हैं, तो क्या किसी तरह से सरकार गणवेश पॉलिसी लाने की कोशिश में है? क्या इस तरह का कोई विचार है? गणवेश किसी विद्यालय की पहचान होता है। गणवेश बच्चों में समानता का भाव लाता है। गणवेश अनुशासन भी पैदा करता है। मैं 3 बातों को सोचकर चलता हूं और इसलिए हर विद्यालय का गणवेश होना चाहिए। केवल सरकारी स्कूलों का नहीं तो प्राइवेट स्कूलों का भी गणवेश होना चाहिए। हमारी जो मान्यता है, धार्मिक मान्यता, अन्य मान्यता है, वो स्कूल के बाहर हम करें और स्कूल के अनुशासन का पालन सब बच्चों को करना चाहिए, ये हमारी नीति है। लेकिन अभी जो मैं दमोह के परिप्रेक्ष्य में शायद आपका प्रश्न होगा तो मैं बता देना चाहता हूं, दमोह के जिस स्कूल ने जिस प्रकार से शासन की उदारता पूर्वक नीति है ना, विद्यालय तय करेंगे हमारा गणवेश, उन्होंने किस नाम से वो गणवेश तय किया और फिर किस प्रकार से कौन सा धार्मिक पहनावा प्रारंभ कर दिया। निश्चित रूप से हमारे विभाग को उसको देखना चाहिए था और इसलिए हमने डीओ को उसके लिए लापरवाह माना है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं
आने वाले समय में इस प्रकार के प्रसंग नहीं बने, उसके लिए हम एक नीति बनाने पर काम प्रारंभ कर दिया है। जल्दी ही उसका ड्राफ्ट बना करके व्यापक विमर्श के बाद में और प्राइवेट स्कूलों को भी हम उस दायरे में लाएंगे कि वो भी सरकार से एक बार दिखा करके अपना गणवेश तय करे। एक जैसा हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन विद्यालय जो चयन करता है वो हमारे नॉलेज में रहे, सरकार के नॉलेज में रहे, अधिकारियों को नॉलेज में ला करके रहे, ताकि वो समाज में द्वेष फैलाने वाला या गलत इरादों से वहां लागू करने की मंशा रखने वाले लोग अपना लाभ नहीं उठा पाए। इस प्रकार की नीति बनाने पर हमने काम प्रारंभ कर दिया है। आज के वक्त में बहुत मुश्किल हो जाता है छात्रों को समझाना कि किस दिशा में चला जाए। विद्यालय ही होते हैं जो दिशा निर्देशित करते हैं। अब ऐसे में मैं ये भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स प्रेयर्स को लेकर, क्योंकि अभी हिजाब को लेकर बात की, तो कई सारे ऐसे भी मुद्दे आ जाते हैं कि शिक्षा और प्रेयर्स ये समीकरण नहीं बैठ पाता है, तो इसको लेकर भी कुछ सोचा जा रहा है क्या? देखिए, अभी एनसीएफ आया है, एससीए पर हमारा काम प्रारंभ हुआ है। हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारे सुझाव भेजे हैं। हम बच्चा जब स्कूल में आएगा, आकर के उसकी किस किस प्रकार की गतिविधियों में उसको स्कूल को चलाना चाहिए, सरकारी स्कूलों में भी करेंगे ना, प्राइवेट स्कूलों के भी निर्देश जारी करेंगे। जो भारत की परंपरा में है, मान्यता में है और उसके आधार पर एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, वो सारी संस्कार की पद्धति हम लागू करेंगे। हमको बच्चा आया तो पहले क्या प्रार्थना करना चाहिए, तो उसमें क्या कराना चाहिए, क्लास में आया तो उस समय उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा संस्कार देंगे बच्चा वैसा आगे बढ़ेगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। बहुत सारी जगह जब हम सरस्वती पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई दीप जलाने को लेकर के सरस्वती पूजा कराना, लोग कहते हैं कि ये तो धार्मिक वो हो गया। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है और मैं समझता हूं कि जो लोग उसको धर्म से जोड़ते हैं उनको भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे देश के पद्धति में, सिस्टम में हजारों साल से बच्चे के मन में यानी पुरुष के मन में मातृ शक्ति के प्रति सम्मान बनाना, बाल्यकाल से बनाना, कम उम्र से पैदा करना, आस्था और विश्वास पैदा करने का एक तरीका था। और इसीलिए दीप प्रज्वलन करने का भी इसी प्रकार का तरीका है कि मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है, वो प्रकाश है, उसको जीवित करना, ये दीप प्रज्वलन करने का भी पद्धति मानी गई है। कि अपने देश में 5000 साल भी से पुराना इतिहास शिक्षा का रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं की शिक्षा शांतिपनी आश्रम में, यानी उस विश्वविद्यालय में प्रारंभ की, उज्जैन के में, जहां से 64 कलाएं थी। अभी 64 कलाएं जो आज की स्किल की चर्चा करते हैं, लगभग सब अलग अलग नामों से वो समावित हो रही है। बाद में हमको चर्चा करनी होगी तो तक्षशिला की बात करेंगे, नालंदा की बात करेंगे, विक्रमशिला की बात करेंगे, भोजशाला की बात करेंगे। ये अपने समय के विश्वविद्यालय होते थे और इन विश्वविद्यालयों में श्रेष्ठ शिक्षा देने का काम था। दुनिया के विद्वान लोग भी और विद्यार्थी भी वहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो भारत के लोगों को अपनी परंपरा में से, अपनी धरती में से अपनी जड़ें खोजना होगी और उसके आधार पर एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अगला सवाल है शिक्षकों की कमी को लेकर के, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि किसी स्कूल में शिक्षक उपलब्ध नहीं और इस वजह से बच्चों की जो पढ़ाई वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो उस कमी को दूर करने का काम कैसे किया जा रहा है? देखिए, फिर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि भाई हमारे शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए, यानी शिक्षक कमी नहीं होना चाहिए। हमने पिछले 1.5 सालों में 42,000 शिक्षकों की हम भर्ती कर चुके हैं। 20,000 शिक्षकों की भर्ती का काम चल रहा है। हम जुलाई अगस्त तक उनको भी हम नियुक्ति दे देंगे। और अब नीतिगत रूप से तय कर लिया गया है कि हर साल हम भर्ती प्रक्रिया जारी रखेंगे। इसलिए आने वाले समय में शिक्षकों की कोई कमी नहीं रहेगी, भर्ती का काम निरंतर चलेगा। जो जो समय समय पर बदलाव शासन को करना होगा वो करना जरूर होगा। और इसलिए शिक्षक की कमी जो है, शिक्षकों की जो कमी है, उसको हम व्यवस्था को ठीक करने वाले हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने जानकारी प्रदान करी है कि किस तरह से शिक्षा को लेकर के सरकार काम कर रही है और कैसे जो बच्चे 12th के बोर्ड में अपीयर हुए, 10th के बोर्ड में अपीयर हुए और किस तरह से आगे जाकर के उनके लिए वो काम करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में शिक्षा को लेकर, शिक्षा को कैसे बेहतरी की ओर ले जाया जा रहा है, आखिर कौन कौन सी चुनौतियां होती है वो आप सभी के समक्ष हम रख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में शिक्षा को बेहतर किया गया है ये आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में अभिभावक जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा मिल पाए, लेकिन आज के वक्त में उन्हें सरकारी स्कूल्स में वो शिक्षा मिल रही है और वो कॉन्फिडेंस आ रहा है उन बच्चों में जो शायद प्राइवेट स्कूल में उन्हें मिलता था। और इसी को सलाम भी है। और एक बार चाहूंगी आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि शिक्षा बेहतरी की ओर है ये हम सभी जान रहे हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को, स्टेज पर वो आए और मैं चाहूंगी इंदर सर मंच पर ही रहें। मिसेस दीप्ति असनानी नंबर, डायरेक्टर ऑफ IVI ग्लोबल स्कूल, बेस्ट CBSE स्कूल इन होलिस्टिक एजुकेशन, मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के बीच मिसेस दीप्ति असनानी नंबर ऑन द स्टेज, और जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से। बेस्ट CBSE स्कूल इन होलिस्टिक एजुकेशन, द IVI ग्लोबल स्कूल, राधिका गजवानी जी, 10th CBSE, 91% मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं। जोरदार तालियां, 91% मार्क्स राधिका के लिए, जोरदार तालियां। तो देखिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा की जो बेहतरी है उसी के परिणाम है जो आपके सामने है। अगला मैं बुलाना चाहूंगी टीना मेलवी को, 12th ह्यूमैनिटीज CBSE, 95.4%। जोरदार तालियां इनके लिए। शिक्षा को बेहतर दिशा देने की ओर हमेशा प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास कितने सफल रहे हैं वो आप इन परिणामों के जरिए देख सकते हैं। मोहित कुशवाहा, 10th टॉपर ऑन द स्टेज, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं फिर से उनके लिए जोरदार तालियां। स्नेहा गंगवार को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, 12th टॉपर हैं ये भी MP बोर्ड से, इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। स्वाति शर्मा UPSC टॉपर, इनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, स्वाति के लिए भी जोरदार तालियां। एक वक्त पर जब छात्र मेहनत करता है और जब परिणाम आते हैं और ये जोरदार तालियां जब उनके लिए बजाई जाती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। पल्लवी मिश्रा UPSC टॉपर, इनको मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच। तो तालियों की गड़गड़ाहट नहीं थमनी चाहिए, इससे इन छात्रों का न सिर्फ उत्साह बढ़ता है बल्कि उस शिक्षा को सम्मान मिलता है, उस कॉन्फिडेंस को सम्मान मिलता है जिस दिशा में काम किया जा रहा है। और चलिए अब वक्त हो चला है इंदर सिंह परमार जी का सम्मान करने का। आगे बढ़ेंगे, मैं चाहूंगी मोहित सिन्हा जी से आग्रह करूंगी कि उनको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से सम्मानित करें। जोरदार तालियां, स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। देखिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि तालियों से ही पता चलता है कि कितना आप लोग खुश हैं। और आकर शुक्रिया मोहित जी और शुक्रिया इंदर सिंह परमार जी हमारे इस खास कार्यक्रम का